हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं और आज भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू करने जा रहा हूं। और भारतीय राज्य व्यवस्था आपके जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी या पीसीएस लेवल परीक्षा या उत्तराखंड में या अन्य राज्यों में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप बहुत आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में आज से समझ पाओगे भारतीय राज्य व्यवस्था। अब भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू कर रहा हूं और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पहला टॉपिक है वो आज से शुरू कर रहा हूं। और भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक है वह है भारत का संविधान या संविधान सभा, कि किस तरह से भारत में संविधान की मांग उठी थी, किस तरह से भारत में संविधान की लिए एक बहुत बड़े आंदोलन भारत के बलिदानकारियों के द्वारा किया गया, भारत में हुए, भारत के आंदोलनकारियों ने करे। तो आज बहुत अहम विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हमें समझना है कि भारत में संविधान की मांग कहां से शुरू हुई और किस तरह से संविधान की मांग की गई। तो सबसे पहले 1922 की बात है, 1922 की बात है। बिहार में गया में एक कांग्रेस का बहुत अहम सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में CR दास जो थे वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इसी सम्मेलन में गांधी जी का एक बयान आता है और गांधी जी के द्वारा कहा गया कि भारत में संविधान होना अनिवार्य है, संविधान जरूरी है भारत के लिए। यह सबसे पहले 1922 गया सम्मेलन में आवाज उठी थी। उसके बाद 1934 की बात है, MN रॉय। 1934 की बात है, MN रॉय जिनके द्वारा सबसे पहले संविधान की मांग की गई थी। सबसे पहली बार संविधान की मांग जो हुई है वह MN रॉय के द्वारा हुई है 1934 में। जबकि 1935 में 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान की आधिकारिक रूप से मांग की गई। 1935 में आधिकारिक रूप से मांग हुई कांग्रेस के द्वारा। और 1935 में ही एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, वह था भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत परिषद अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसका सबसे ज्यादा योगदान है भारत के संविधान में। भारत का संविधान जो है, सर्वाधिक योगदान जो है आपका भारत परिषद अधिनियम का ही है। और भारत परिषद अधिनियम जब आया उसके बाद 1937 में भारत में चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव। इन प्रांतीय चुनाव में लगभग 11 प्रांतों में यह चुनाव हुए और 11 प्रांतों में चुनाव हुए और 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई, 3 प्रांतों में गठजोड़ की सरकार बनी, अलायंस की सरकार बनी। लेकिन अचानक क्या हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी जिन्हें अलायंस नेशंस कहा गया, मित्र राष्ट्र कहा गया, जिसमें ब्रिटिश था, जिसमें रूस था, जिसमें अमेरिका था, जिसमें फ्रांस था। और एक तरफ छोटे देश थे जिन्हें हम पोलर नेशंस या ध्रुवीय राष्ट्र कहते हैं, जिसमें आपका जापान था, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, बहुत छोटे छोटे देश थे। अब जो बड़े देश थे, तो बड़े देशों में एक देश था ब्रिटिश। अब उस समय ब्रिटिश के तो हम उपनिवेश थे, हम तो अधीन थे, गुलाम थे। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बिना हमें पूछे, बिना भारतीयों के पूछे, बिना कांग्रेस के पूछे भारतीय सैनिकों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया। अब जब भारतीय सैनिकों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया गया, इसके कारण भारत में, पूरा भारत जो था, इसके कारण भारत में, संपूर्ण भारत में कांग्रेस की सरकार के द्वारा इस्तीफा दिया गया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के बिना अनुमति के, भारत सरकार के बिना अनुमति के भारतीय सैनिकों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बनाया गया, तो कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में सभी सीटों से इस्तीफा दे दिया। अब जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, भारत में असंतोष फैल गया। तो उस समय ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और भारतीयों की आवश्यकता ही थी। इस वजह से 8 अगस्त 1940 को
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। यह अगस्त प्रस्ताव पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के द्वारा जो संविधान की मांग हो रही थी उसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए संविधान बनाएंगे, लेकिन हम आपको उपनिवेशिक स्वराज देंगे। उपनिवेशिक स्वराज का मतलब ये होता है कि वहां पर आपका शासन तो होगा लेकिन जो शासक होंगे वो ब्रिटिशर्स ही होंगे। इस वजह से भारत में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था, क्योंकि जो असंतुष्टि अभी अगस्त प्रस्ताव में हमें प्राप्त हुई थी, तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से एक मैसेज दिया सभी नेताओं को और कहा कि सभी नेताओं को सत्याग्रह के अंतर्गत गिरफ्तारी करवानी है और गिरफ्तारी के अंतर्गत जितने भी नेताओं के अनुयायी होंगे वो उग्र हो जाएंगे, जिसके कारण अंग्रेज हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जब शुरू हुआ, विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जो गिरफ्तार हुए, जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति थे जो गिरफ्तार हुए और पूरे भारत में बड़े बड़े नेता दिग्गज जो थे गिरफ्तारी देने लगे। अब जब गिरफ्तारी देने लगे तो 30 मार्च 1942 की बात है जब भारत में लाया गया क्रिप्स मिशन। एक ऐसा मिशन लाया गया कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की लहर चल रही है, जो भारत में हर नेता गिरफ्तारी दे रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, प्रेशर गेम चल रहा है और इस प्रेशर गेम के कारण भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो ब्रिटिशर्स बहुत चिंता में थे, इसलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया। और दूसरी बार हुआ जब क्रिप्स मिशन में भी यही बात की गई, हमारी जो मांग थी संविधान की वह स्वीकार की गई क्रिप्स मिशन के माध्यम से। लेकिन फिर वही बात ब्रिटिश सरकार ने हमारी मांग तो स्वीकार कर दी, लेकिन फिर वही बात कही कि उपनिवेशिक स्वराज मिलेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, संविधान बनेगा। ये सब वही घिसी पिटी बातें जो इससे पहले हुई थी, जिसके कारण फिर एक बहुत बड़ा भारतीय आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुई थी, जिसे हमने क्विट इंडिया मूवमेंट, एक ऐसी उद्घोषणा हुई डू एंड डाई, करो या मरो के साथ पूरे भारत में आजादी की ये अहम लड़ाई शुरू हुई, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। ग्वालियर टैंक, मुंबई की सरजमी से निकली ये चिंगारी जो भारत में इस कदर फैली कि पूरा भारत इस आंदोलन में हिस्सेदारी करने लगा, प्रतिभा करने लगा। अब भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन उग्र होने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने नए वायसराय बनाए, वेवेल, और फिर वेवेल को नया वायसराय नियुक्त किया गया और फिर वेवेल लेकर आया वेवेल प्लान। 14 जून 1945 को यह प्लान प्रस्तुत किया गया और वेवेल ने अपने प्लान के अंतर्गत कहा कि हम भारत के लिए जैसे युद्ध खत्म होगा, भारतीय खुद ब खुद अपने लिए एक संविधान बनाएंगे, स्वयं अपने लिए संविधान बनाएंगे, एक परिषद बनाई जाएगी और उस परिषद में मुस्लिम और हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम आपके लिए संविधान बनाएंगे। वेवेल ने ये अपने प्लान के माध्यम से बातें कही। अब जब ये बात कही तो फिर कांग्रेस ने एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन बुलाया जिसमें मुस्लिम लीग को बुलाया गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग ने मिलकर के एक सम्मेलन किया। अबुल कलाम आजाद वहां पर अध्यक्ष थे और उस सम्मेलन इसलिए हुआ कि जो वेवेल ने कहा है कि एक परिषद बनाई जाएगी, संविधान आप स्वयं बनाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। तो अब यहाँ पर चर्चा ये होनी थी कि हिंदुओं या मुस्लिमों की जो संख्या इक्वल होगी तो उनका चयन कैसे होगा, मतलब कौन चुनेगा, किस तरह से चुनाव होंगे। इस तरह से शिमला में सम्मेलन होना था, शिमला सम्मेलन हुआ। लेकिन सबसे बड़ा गतिरोध यहाँ पर यह पैदा हुआ कि मुस्लिम लीग ने कहा कि उस परिषद में जो हम होंगे, मतलब कहा जो हमारी संख्या होगी हम अपना चुनाव खुद करेंगे, मतलब मुस्लिमों की संख्या जो होगी मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम लीग के द्वारा वह खुद चुने जाएंगे। इस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध पैदा हुआ और इतना गतिरोध पैदा हुआ कि इस तरह से वेवेल प्लान भी फेल हुआ। पहले अगस्त प्रस्ताव फेल, फिर क्रिप्स मिशन फेल, फिर वेवेल प्लान फेल। इस तरह से भारत में जिस तरह से अव्यवस्था फैली उसे दूर करने के लिए
1946 में ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 बड़े मंत्रियों को भारत भेजा, जिसमें पहला नाम एवी अलेक्जेंडर, दूसरा नाम पैथिक लॉरेंस और तीसरा नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इन तीनों को भारत भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और इसी कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को अपना योजना प्रस्तुत की थी, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी, और इसी सिफारिशों के आधार पर भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की बात की गई, और फिर एक संविधान। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की बात की गई, अंतरिम सरकार की बात की गई। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें टोटल 389 मेंबर्स होंगे, और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा, और जो चुनाव होंगे वो इनडायरेक्ट चुनाव होंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, और चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो एकल संक्रमणीय होंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोसेस से होंगे। अभी हम इसे समझेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय या समानुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होंगे, इसे अभी हम समझेंगे। अब जो 389 मेंबर्स होंगे उसमें ब्रिटिश भारत से 296 मेंबर्स होंगे, और उन 296 मेंबर्स ऐसे होंगे, उस समय दोस्तों 11 प्रांत थे और 4 कमिश्नरी प्रांत थे। 11 प्रांतों में टोटल 292 मेंबर्स होंगे, जबकि कमिश्नरी प्रांत मतलब जिसे हम आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वहां से 4 सदस्य होंगे। तो कुल 296 जो सदस्य होंगे, 296 जो मेंबर होंगे, उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, और अप्रत्यक्ष चुनाव जो होगा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि हम किसी को चुने और फिर वो किसी और को चुने। तो विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती थी, और जनता में भी 10%, ऐसा नहीं था उस समय कि वयस्क मताधिकार था, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 18 साल 21 साल के बाद हर व्यक्ति को चुनने का अधिकार था, ऐसा नहीं था। केवल 10% ही लोगों को चुनने का अधिकार था, और वो चुनते थे विधानसभा के सदस्यों को। और 10% लोगों में भी अधिक से ज्यादा ब्रिटिश से ही ज्यादा थे, तो वो चुनते थे विधानसभा के सदस्यों को, और ये सदस्य चुनते थे संविधान सभा के सदस्यों को। तो इस तरह से संविधान सभा में 389 मेंबर्स का गठन किया गया। अब समझते हैं कि एकल संक्रमणीय होता क्या है। अब एकल संक्रमणीय को समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक चुनाव को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और एक चुनाव को कहा जाता है एकल संक्रमणीय या सिंगल ट्रांसफरेबल। अब दोनों प्रकार के चुनाव प्रक्रिया को आसानी से समझते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक गांव है और उस गांव में टोटल 100 वोटर है, 100 मतदाता है, 100 मतदाता है। उनमें से 3 लोग चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी है। ए को 40 वोट मिले, बी को 45 मिले और सी को 15 मिले। तो सिंपल सी बात है कि बी चुनाव जीत गया। तो यहां पर यह देखा गया कि सबसे ज्यादा वोट किसके हैं, सबसे ज्यादा मतदान किसके पास है, वो चुनाव जीत गया। अब दोस्तों यहां पर एक कमी यह भी हो जाती है इस चुनाव में कि देखो 40 + 15 मतलब 55 लोगों ने तो बी को पसंद नहीं किया, और उसके बावजूद वो चुनाव जीत गया। तो इस प्रकार का जो चुनाव होता है जिसमें यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा वोट किसके पास है, उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। चाहे वो स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत या नगर निकाय हो, चाहे वो विधायक हो विधानसभा में, या चाहे लोकसभा हो, ये सब चुनाव इस प्रकार के होते हैं। अब एक चुनाव होता है, दूसरा प्रक्रिया जो दूसरा चुनाव होता है उसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय। इसमें क्या होता है, जैसे माना कि एक गांव में 100 लोग हैं, वही 100 लोग हैं, 3 लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, ए, बी और सी। अब इसमें क्या होता है, इसमें 100 के 100 लोग जो होते हैं वो तीनों को वोट देते हैं, तीनों को वोट देते हैं। और तीनों में क्या होता है, जैसे जब एक व्यक्ति वोट देने जाएगा तो उसने क्या किया, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस और तीसरी चॉइस के अकॉर्डिंग वोट दी। अब जब 100 के 100 लोग चॉइस के अकॉर्डिंग वोट दे देते हैं, उसके बाद यह देखा जाता है
कि 100 टोटल है अपॉन 2 प्लस 1, अर्थात 51 लोगों की पहली पसंद कौन है। तो 51 लोगों की जो व्यक्ति पहली पसंद बन जाए, माना कि ए जो है वो 51 लोगों की पहली पसंद है, तो ये चुनाव जीत गया, ये चुनाव जीत जाता है। तो अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब फर्स्ट काउंटिंग होती है तो भाई पता ही नहीं चलता, 51 के आंकड़े तक कोई जादुई आंकड़े तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। तो उस फिर होती है रिकाउंटिंग, द्वितीय चरण की मतगणना। अब उसमें क्या होता है, उसमें इन तीनों में यह देखा जाता है कि सबसे कम पसंद कौन है। तो माना सी सबसे कम पसंद है तो सी को हटा दिया, फिर ए और बी में रिकाउंटिंग होती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाता है कि एकल संक्रमणीय चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें मेजोरिटी देखी जाती है, जिसमें यह नहीं देखा जाता कि सबसे ज्यादा मत किसके पास, ये देखा किसके पास बहुमत है। तो मेजोरिटी जिसके पास होती है उसे एकल संक्रमणीय कहते हैं, और मतदान जब सबसे ज्यादा जिसके पास विनर होता है उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं। ऐसे चुनाव एकल संक्रमणीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और बाकी सभी चुनाव इस प्रकार से होते हैं। तो संविधान सभा के चुनाव होते हैं 1946 में, और 1946 में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में कांग्रेस के टोटल 208 सीट निकलती है, 208 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलती है। मुस्लिम लीग को टोटल 73 सीटों पर सफलता मिलती है, और जो अदर थे, अदर पार्टीज थी, जो छोटे दल थे, उनको टोटल 15 सीटों पर सफलता प्राप्त होती है। ये जो 1946 जो चुनाव होते हैं, संविधान सभा के जो चुनाव होते हैं, इन चुनाव में जो देसी रियासतें, जो प्रिंसली स्टेट की सीट थी वो रिक्त रहती हैं। टोटल मैंने आपको बताया था संविधान सभा में 93 सीट जो थी देसी रियासतों की थी, वो सब रिक्त रहती हैं। और संविधान सभा का चुनाव मैंने आपको बताया था अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव जो ऐसा चुनाव जिसमें कि आपका विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार मतलब होता है कि इसमें ऐसा नहीं था कि 18 साल 21 साल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं होता है। सभी वर्ग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी वर्गों के प्रतिनिधि इसमें होते हैं, और इसमें टोटल महिलाएं जो होती हैं 15 वुमेन्स जो होती हैं संविधान सभा से चुनकर आती हैं। जब संविधान सभा के चुनाव होते हैं तो इस संविधान सभा के चुनाव के बाद इसकी पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग जो होती है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। इस पहली बैठक में टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, टोटल 211 मेंबर्स पार्टिसिपेट। और इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से बायकॉट किया था, बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने। प्रिंसली स्टेट ने तो इसमें भाग ही नहीं लिया था, देसी रियासत मतलब राजा महाराजा जो थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। और इसमें क्योंकि एकदम से चुनाव नहीं हो सकते थे, तो इस एकदम से चुनाव नहीं हो सकते थे, इसलिए यहाँ पर टेम्पररी प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये जो अस्थायी अध्यक्ष का जो कॉन्सेप्ट था, जो मॉडल था, फ्रांस से लिया गया था। क्योंकि फ्रांस में क्या होता था कि जो सबसे अनुभवी या बुजुर्ग आदमी होता था वो प्रतिनिधित्व करता था, और संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग और अनुभवी थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार से सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, ये प्रथम बैठक। पहली मीटिंग के बाद जो दूसरी बैठक संविधान सभा की होती है वह होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। और इस बैठक में 2 उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। एक का नाम एस.सी. मुखर्जी, एक का नाम टी. कृष्णामाचारी। ये 2 महत्वपूर्ण उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर, ये बहुत अहम बैठक है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक। इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अब तो परमानेंट प्रेसिडेंट थे, वो तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, तो उन्हें फिर नियुक्त यहाँ पर वही रहते हैं। इसके साथ साथ इस महत्वपूर्ण बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है जिसे उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव प्रपोजल के रूप में जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यह होता है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से यह बताया गया कि आखिरकार क्यों संविधान सभा बनाई जा रही है, क्या इसका उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो ये जो प्रस्ताव था इसमें टोटल 8 आर्टिकल थे, टोटल 8 अनुच्छेद थे,
और यही प्रपोजल जो है 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। और आगे चलकर यही जो प्रस्ताव था, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान की प्रस्तावना है, यह संविधान की उद्देशिका है, जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो जो संविधान का प्रस्तावना है उसी का आधार बना, मतलब वही से उठा करके प्रस्तावना बनाई गई। तो इस तरह से पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर। और ये 13 दिसंबर अहम है क्योंकि इसी में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बना करके आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना बनाई गई थी, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब जब 1946 चुनाव हो गए, बैठकें हो गई, तो उसके बाद 1947 में भारत में आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, भारत आजाद हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, भारत आजाद हुआ। अब आजादी के बाद क्या हुआ कि इसका संविधान सभा पे प्रभाव पड़ा। अब क्या प्रभाव पड़ा कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत में रह गए, तो संविधान सभा की कुछ सीटें ऐसी भी थी जो पाकिस्तान में चली गई, पूरी पाकिस्तान में, कुछ सीटें भारत में रह गई। तो आजादी के बाद भारत के संविधान सभा में क्या प्रभाव पड़ा, अब हमें यह समझना है। पहला प्रभाव इस अधिनियम से भारत में संविधान सभा में पड़ा कि संविधान सभा एक संप्रभु सभा बन गई। संप्रभु सभा बन गई। सबसे इंपॉर्टेंट कि अब जो संविधान सभा है वह एक संप्रभु सभा, संप्रभु का मतलब होता है सॉवरेनिटी। अर्थात पहले ऐसा था कि जब 1946 में संविधान सभा बनी थी तो उस समय हम जो भी करते थे, क्योंकि हम उपनिवेश थे ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेज हमें जो कहते थे हमें वही करना होता था। मतलब हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। तो जब आजाद हो गए, हम 1947 में आजाद हो गए, तो अब हम किसी बाहरी देश के नियंत्रण से मुक्त थे, क्योंकि हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं भाई। अब ऐसा तो नहीं कि कोई गोरा हम पे राज कर रहा है, गोरा के हम गुलाम हैं, हम स्वतंत्र थे। तो इसलिए हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गए। तो संप्रभु का मतलब होता है जब कोई राष्ट्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, किसी बाहरी राज्य के नियंत्रण से मुक्त होकर निर्णय लेता है, उसे संप्रभु कहते हैं। तो अब हम क्या कर सकते थे, अब हम अपने तरीके से संविधान का निर्माण कर सकते थे, संविधान का निर्माण कर सकते थे। हम स्वतंत्र थे, अपने तरीके से संविधान का निर्माण कर सकते थे, इसे संप्रभु कहते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि सबसे पहले संविधान सभा का काम था, जब हमने 1946 में संविधान सभा बनाई तो इसका काम था संविधान निर्माण का। ये इसलिए बनाई गई थी कि ये आपका संविधान का निर्माण करेगी। कैबिनेट मिशन भारत आई थी, उसी ने कहा था कि संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन अब जब हमारा देश आजाद हो गया तो आजादी के बाद इस सभा का एक और काम हो गया, और वो काम हुआ कानून का निर्माण। अब इसका काम कानून बनाना भी होगा। मतलब ये कह सकते हैं हम कि संविधान सभा भारत की लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, संसद बन गई। 1947 अधिनियम की बात कर रहा हूं कि संविधान सभा ही संसद बन गई, क्योंकि संसद अब आएगी आगे चलकर 1952 में लोकसभा राज्यसभा गठन हो जाएगा। तो यहां पर दो काम हो गए, संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण, और संविधान सभा का दूसरा काम हो जाएगा कानून का निर्माण। अब जब बैठक में संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी, उस समय राजेंद्र प्रसाद जी क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। लेकिन जब वो कानून का निर्माण करेगी, जब मेकिंग लॉ कानून बनाएगी, तो उस समय जी बी मावलंकर को उस समय अध्यक्ष माना जाएगा, जिस समय यह कानून का निर्माण करेगी। इस तरह से संविधान सभा के दो काम हो गए। तीसरा जो संविधान सभा में प्रभाव पड़ा वह पड़ा आंकड़ों में, मतलब नंबर्स में। अब पहले की जो संविधान सभा में आपने देखा कि टोटल नंबर्स थे 389,
इसमें ब्रिटिश भारत के जो थे, आपने देखा कि ब्रिटिश भारत के टोटल जो सदस्य थे 296, और देसी रियासत मतलब होता है प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत के थे टोटल 93। और ये देसी रियासत मतलब जहां राजा रजवाड़े होते थे, राजा महाराजा होते थे, वहां के 93 होते थे। मैंने आपको बताया था इन पर तो चुनाव होता है, लेकिन ये मनोनीत होते थे, इन पर चुनाव नहीं होता था, ये नॉमिनेट होते थे। और ये नॉमिनेट किसके द्वारा होते थे? ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये नॉमिनेट होते। इन पे चुनाव, नॉमिनेट मतलब होता है चुनाव नहीं होता, अपने मन से राजाओं के नॉमिनेट कर देते थे। अब जो नए नंबर आए, जब यहां पर संविधान सभा की मैं नए नंबर की बात करूं, तो जब 1947 आया, अधिनियम आया, तो इसमें टोटल 299 मेंबर्स हो गए, 299 सदस्य हो गए। और इन 299 में ब्रिटिश भारत के, इनमें से ब्रिटिश भारत के 229, जबकि राजा रजवाड़े होते थे जो देसी रियासत के थे, वो थे आपके 70। तो इस तरह से संविधान सभा पर प्रभाव पड़ा, जो कि आजादी का 1947 अधिनियम था। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि किस तरह से संविधान की मांग हुई, संविधान सभा कैसे बनी, उनका चुनाव कैसे हुआ, और किस तरह से 1947 अधिनियम, आजादी का वो स्वर्णिम दौर, भारत आजाद, और आजादी के बाद संविधान सभा पे क्या इसका प्रभाव पड़ा। अब हम जो अगली क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा में कौन सी कमेटियां बनाई गई थी, संविधान सभा में किस तरह से अंतरिम सरकार बनाई गई थी, और फिर पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। तो ऐसे बने रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी भाषा में, बहुत आसान शब्दों में ये चीजें समझ में आई होगी, और आपके जितने भी परीक्षाएं आप देते हो, जो भी परीक्षाएं आप देते हो, सभी परीक्षाओं के लिए आपके काम आएगी कक्षा। और मेरी आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप थोड़ा सा, एक छोटा सा कष्ट कीजिएगा कि जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे आत्मविश्वास में थोड़ा सा वृद्धि कर देता है। फिर मन करता है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करूं, बहुत कुछ करने की जो मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है उसे मैं आगे बढ़ाऊं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे जुड़े रहें आदि सर की क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से तैयारी करें, मन लगाकर तैयारी करें, जितना हो सकता है एकजुट होकर के तैयारी करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी आप सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।